सबसे पहले तो जो उड़ीसा में दुर्घटना हुई है उसके मृतकों को हम जो है प्रणाम करते हैं श्रद्धा के लिए, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। एंड लुक एट द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि वहाँ पहुँचे, सबके बीच में जो है हम उनकी सराहना करते हैं। और जो मृतक परिवार हैं उनके जो आश्रित हैं, ईश्वर उनकी मदद करे और दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। एक बहुत ही दुखद जो घटना है, सबका मन में दुख है। और इतना बड़ा ट्रेन हादसा, जो लोग भी निहत हुआ है उनका परिवारजनों का साथ हम लोग सब खड़े हैं। मैंने असम गवर्नमेंट का ओर से उड़ीसा सरकार का साथ संपर्क भी स्थापित किया हूँ कि जो भी मदद हम इस दुखद घड़ी में कर सकता हूँ, आप हमको बोलिए, हम सब कुछ करने के लिए तैयार है। बहुत अच्छा। तो सब लोग कोशिश कर रहा है। जो भी प्रधानमंत्री जी भी आज दिन में वहाँ था, तो हमारा इतना ही ये उनका मैन टू मैन कनेक्ट है प्राइम मिनिस्टर का। नहीं एकदम, और दिन ही ऐसा दुखदायक है कि बता भी नहीं सकते हो। सही है। चलिए तो थोड़ा सा हम इंटरेक्शन कर लेते हैं। हाँ। जेसी शोर, आपके 2 साल के डेवलपमेंट के अचीवमेंट्स के बारे में। तो एक तो बस मन में जिज्ञासा थी कि आप विद्यार्थी जीवन में आए, वकालत करी, फिर एकदम से राजनीति में आ गए, तो क्या सोचा था इस मुकाम पे पहुंचेंगे, चीफ मिनिस्टर बनेंगे? देखिए, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरा पिताजी सरकारी नौकरी करता था, तो मैं स्टूडेंट एजुटेशन में था, कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन में था। तब मन में था कि कभी पॉलिटिक्स में आऊँगा। लेकिन मैं जो परिवार से आया हूँ या जो मेरा स्थिति था उस समय आप सोचने का सवाल ही नहीं होता था कि मैंने कभी सीएम बनूंगा। लेकिन जैसे जैसे मैंने पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते गया, बाई 2008-9 डेफिनेटली मन में, इसलिए मैं झूठ बोलना बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ मैं, इसलिए बाई 2008 और 9 में मेरा मन में लगा था कि आई कैन बी चीफ मिनिस्टर और आई कैन बी इन ए पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द फ्यूचर ऑफ द स्टेट। तो 8 और 9 से जब शुरुआत हुआ मेरा 96 में, तब वो मन सोचना भी नहीं था कि विधायक बना तो वही बहुत बड़ा है। बट 2008-9 से मन में जरूर आने लगा था। तो 8 बार एमएलए रहे, 1 बार एमपी रहे? नहीं, मैंने 96 में चुनाव लड़ा। 27 इयर्स का मेरा एज था उस समय। पहले चुनाव मैंने हारा और मैंने वो समय आशु का जो मेन लीडर था, जिन्होंने असम अकॉर्ड भी साइन किया था, भृगु कुमार फुकन, उनका साथ मेरा पहला कॉन्टेस्ट हुआ। मेरा 6-7 हजार वोट से मैंने हारा। 2001 में मैंने 12,000 वोट से जीता। 2006 में 42,000 वोट से जीता। 2011 में मैं 68,000 वोट से जीता। 78 से कब जीते? 78। फिर मैंने 2016 में 78 जीता। इस साल मैंने 1,03,000 वोट से जीता। तो आप तो हार से जीत तक एक परिक्रमा है। तो कांग्रेस रूल में आपने दोनों चीफ मिनिस्टर के साथ काम किया, सैकिया साहब के साथ और इन वाइस के साथ, तो दोनों में क्या डिफरेंस दिया उनके वर्किंग में, उन 2 चीफ मिनिस्टर्स के वर्किंग में क्या? सैकिया साहब ने मुझको राजनीति में लाया और जब सैकिया साहब सीएम रहा तब मैंने कॉन्टेस्ट करने का मौका मिला। सैकिया साहब का उसी वक्त निधन हो गया चुनाव का बीच में ही। तो उनका साथ एज ए मिनिस्टर और एमएलए काम करने का मौका नहीं मिला। लेकिन 5 साल में उनका साथ दिन रात रहा था, तो इसीलिए उनका साथ जो संबंध रहा वो पॉलिटिकल रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत ज़्यादा नहीं रहा। गोगोई साहब का साथ हम 14 साल काम किया, तो इसीलिए गोगोई साहब का साथ व्यक्तिगत संबंध बहुत नहीं था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकली क्लोज था। गोगोई सैकिया साहब का साथ व्यक्तिगत संबंध था,
और एक जो बेटा और पिता का रिश्ता था वो था। बहुत अच्छा। लेकिन गोगोई साहब का साथ जो रिश्ता होता है कि एक चीफ मिनिस्टर है, आप एक एमएलए है, फिर आप जाके मंत्री बने, फिर आप जाके उनका क्लोज में आए। सो वो एक इवोल्यूशन था कि नहीं जानने से एकदम क्लोज तक। इसलिए सैकिया साहब और गोगोई साहब का साथ संबंध बहुत अच्छा नहीं था दोनों का। तो इसीलिए जब मैं सैकिया साहब का साथ था तो गोगोई साहब को मैं कभी मिला नहीं था। तो इसीलिए एकदम किसी को मैं नहीं जानूं उससे जाके एक क्लोज संबंध। सो इट टुक्स ऑलमोस्ट 10 years। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स, कांग्रेस एंड बीजेपी? क्या लगता है आपको बात ऐसा है वर्किंग कि कल्चर में? 2-3 बात जो मैंने सीखा, कांग्रेस इज एसेंशियली ए फ्यूडल पार्टी। जो एक गांधी फैमिली है, सुप्रीम है, to maintain his supremacy, they give further concession to state people, one or दो नेता, फिर वो हमें देगा। सो इट इज ए जैसा एक सुल्तान होता है, फिर परगना होगा, फिर ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है। तो फ्यूडलिज्म एट इट्स हाइट, मतलब वहां में आप फ्यूडलिज्म का सिवा कुछ देखने का संभावना नहीं होता है। आज भी आप देखिए, इन द नेम ऑफ रीजनल सत्रप देयर आर रीजनल फ्यूडलिज्म, एंड इन द नेम ऑफ गांधी फैमिली दैट इज अ नेशनल फ्यूडलिज्म। लेकिन बीजेपी का जो एनवायरमेंट है कुल मिला के मिडिल क्लास फैमिली का एनवायरमेंट है। बहुत ज्यादा फॉर्मल रिलेशन नहीं है किसी का साथ। कोई भी आएगा, खाना पीना घर का बातचीत से ही बात शुरू होगा, एंड दिस इज ए मोर फैमिली। सो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस। फिर पॉलिसी का डिफरेंस, आइडियोलॉजी का डिफरेंस वो तो आप जानते ही है। लेकिन जो कुल मिला के डिफरेंस है, कांग्रेस यू हैव टू लिव इन ए फ्यूडल सिस्टम, एंड इन बीजेपी यू कैन थिंक दैट यू आर ए पार्ट ऑफ ए ग्रेटर फैमिली। इसीलिए हाँ, आपने कहा कि मनमोहन सिंह के टाइम में मिलना होता था, फोन करते थे, शाम को रिप्लाई आता था। अब आप मैसेज छोड़ते हैं, पीएम में प्राइम मिनिस्टर का फोन आ जाता है। जब गोगोई साहब और सैकिया साहब का साथ मैंने काम किया, वो समय मैंने देखा कि प्रधानमंत्री से अपॉइंटमेंट मिलना और प्रधानमंत्री से फोन में बात करना या प्रधानमंत्री आपको फोन करना, ये तीनों चीज असमीज पेपर्स का हेडलाइन बनता था। बिकॉज एक सीएम और प्रधानमंत्री का बातचीत हो जाए, वो समय वो बड़ा न्यूज था। जब मैंने भी पहले 1-2 दिन मेरा शुरुआत हुआ, प्रधानमंत्री जी मुझको फोन करे या मैं प्रधानमंत्री को मिले, मैं ट्वीट्स और प्रेस रिलीज करने का मैंने एक सिस्टम शुरू किया। इसलिए मैंने सोचा 6 महीना में एक ही बार मुलाकात होगा, या फोन भी कभी कदार आप करेगा, नहीं तो नहीं ही करेगा। लेकिन जैसे जैसे मैंने आगे बढ़ा, मैंने कोविड का समय भी थोड़ा वक्त एज ए सीएम देखा, लंबा वक्त एज ए हेल्थ मिनिस्टर मैंने डील किया। ये फोन सुबह शाम का इशू है, कोई भी इशू होगा आपको तुरंत फोन करेगा। गृह मंत्री जी कम से कम कभी दिन में 15 बार भी फोन कर लेता है, अगर फ्लड्स होता है, ड्रॉट्स होता है, या कोई लॉ एंड ऑर्डर जैसा इशू होता है। और आप भी रिटर्न फोन इतना ही करो। और जब भी आप पीएम को मिलने जाते हो, टेक्स 45 मिनट्स 1 hour, यू टॉक इन डिटेल। तरुण गोगोई और हितेश्वर सैकिया जी जब मनमोहन सिंह या नरसिम्हा राव जी को मिलने जाता था, मैं बाहर खड़ा होता था, गया 5 मिनट चला आया। हम लोग पूछते थे हो गया मुलाकात, हो गया? बोला हाँ बहुत अच्छा मुलाकात हुआ। सो 5 minutes वाज अकॉर्डिंग टू देम इट्स ए वेरी वेरी यूजफुल मीटिंग। सो इसीलिए मैं वो दिन बोला कि पूरा जब प्रशासन है, मोदी जी ने सहज कर दिया। एक्सेसिबिलिटी है, रेस्पॉन्स है, और आपको एक फ्रॉम द सेंस ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस
वाह। आपका साथ जो व्यवहार होता है वो व्यवहार होता है मेरा स्टेट का साथ। तो अभी 3 बार दिल्ली गए, 3 दिन मैंने सुना रहे, 3 बार प्राइम मिनिस्टर से मिले। तीनों दिन प्रधानमंत्री से मिलने का मौका हुआ। कभी कभी दिन में ऐसा होता है कि आप जैसे हमारा कभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी होता है 3 दिन होता है, तीनों दिन में ही आप 12-13 बार भी मिल लो, ब्रेकफास्ट में भी मिलो, लंच में भी मिलो। आप मिल तो मीटिंग पीएम इज नो लॉन्गर ए प्रॉब्लम फॉर यू। वाह। आई मीन एंड नॉट फॉर मी, फॉर मेनी अदर पीपल। जब मैं मिलने जाता हूँ, हमारा पार्टी का लोग बैठा रहता है रूम में, तो मैं वही सोचता था कि कांग्रेस का समय में तो आपको कभी पीएम को मिलने का सौभाग्य नहीं होता था, उस लेवल का लीडर्स का। तो मैंने सुना कि राहुल गांधी के एटीट्यूड के कारण आपने कांग्रेस छोड़ी। इज इट सो? देखिए, पहला बात है कि एक वो समय ऐसा घटना हुए, व्यवहार से घटना तक, वो सही है घटना? नहीं, वो तो एक है, लेकिन कुल मिला के 2014 सिचुएशन ऐसे बिगड़ गया कि कांग्रेस हाईकमान हैज टू सेंड ऑब्जर्वर टू असम कि भाई किसका पक्ष में कितना एमएलए है। अभी गुलाम नबी जी का बायोग्राफी में भी आया है। हाँ। तो मेरा साथ 55-60 एमएलए खड़ा हुआ, गोगोई साहब का साथ 12 एमएलए रहा। तो एक प्रकार तय था कि मुझको सीएम में सीएम होना है। अगर मुझको भी सीएम नहीं होना है, तब एक ऑप्शन भी था कि असम असेंबली का वो समय का स्पीकर था, हमें वो नाम भी सजेस्ट किया था कि आप अगर मुझको ना बनाए, उनको बना दीजिए, लेकिन स्टेट को एक सेंस का जरूरत है। 14 साल का बाद स्टेट इज विटनेसिंग ए फैटिक, हम कांग्रेस जीत नहीं पाऊंगा। तो वो नहीं हुआ। फिर भी मैं 1.5 साल कांग्रेस में रहा कि कोई ना कोई, मैंने तो गोगोई साहब का मिनिस्ट्री से रिजाइन दिया, बट आई कंटिन्यू टू स्टे इन कांग्रेस पार्टी फॉर नेक्स्ट 1 year and 1.5 year कि भाई कहीं ना कहीं सुलझ जाएगा। बट जब हमें वो रेस्पॉन्स नहीं मिला और बीच बीच में कोई सारे घटना होते रहा, तब मन में आया कि अभी टाइम हैज कम टू लीव कांग्रेस। वो कुत्ते वाली घटना सही है, से कुत्ता उसे बिस्किट खा रहा है। आई थिंक जो भी जर्नलिस्ट जाते हैं उनको मिलने, सभी देखते हैं। वो मेरे लिए कोई वो घटना नहीं था, वो तो आम घटना था। एक बड़ा टीवी का चीफ एडिटर है, वही दिन उसको मुझको मिलना हुआ, तो बोला ये तो लास्ट वीक मेरा साथ भी हुआ। वो घटना बराबर था, जब मैंने एक्सपोज किया उसका बाद वो बंद हुआ, लेकिन अदरवाइज इट इज ए डे टू डे अफेयर, नथिंग टू डू इट मी। ऐसा एनवायरमेंट, वो घर में कुत्ता उसी प्लेट में खा रहा है जिसमें आप बैठे हुए हैं। कुत्ता उस प्लेट में खाते हैं और सीएम भी उस प्लेट में खाते हैं। मैं तो नहीं खाया, लेकिन गोगोई साहब, हमारा प्रेसिडेंट सीपी जोशी साहब, सब उधर से ही खा रहा था। तो उसे तो छोड़ दिया फिर आपने? तो दुख तो होता ही है। फिर मनाने के लिए फोन आया को उनका या किसी और हाँ, का? वो तो आया था। फिर जो दिन मैंने बीजेपी ज्वाइन किया, जब मैंने अमित शाह जी का घर का अंदर गया, उसी समय 3 बार राहुल गांधी का फोन आया। अमित पटेल साहब का भी आया, राहुल गांधी जी का भी आया। मैंने बोला मैं तो अमित शाह जी का भी घर में हूँ, यहाँ से मैं कैसे लौट के जा सकता हूँ। वेरी फास्ट मोमेंट इस तरह से हुआ। हाँ, वो लोग का मालूम भी था कि मैं ऐसे मानने वाला नहीं हूँ, लेकिन शायद उनका इतना ही था कि हमें छोड़ के कौन जा सकता है। हाँ, मन में ऐसा होगा कि इसलिए ये ओवरनाइट कुछ नहीं हुआ था। तो गुलाम नबी ने कहा था ना, हाँ, कि बड़े उनका नेता साथ मिलने का बाद कम से कम 6 महीना डिस्कशन, बातचीत होते रहा। कुछ जब नहीं निकाला, देन मैंने कांग्रेस का सारे लीडर्स का घर में गया, जाके मैं बोल के आया। मैंने किसी को बिना बता के नहीं आया। राइट फ्रॉम मोतीलाल वोरा जी से लेकर उस समय जो 6-7 सीनियर कांग्रेस लीडर था, सबका घर में किया। मैं बोला देखो ये हो रहा है एंड आई एम गोइंग टू लीव। सो आई केम विथ नोटिस, नॉट विदाउट नोटिस। अभी आप कर्नाटक गए थे चुनाव प्रचार में, क्या कारण रहा? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सीट्स बीजेपी को नहीं मिला। नहीं,
वो बातें नहीं है। कर्नाटक में क्या हुआ, बीजेपी स्कोर्ड 1 crore 68 lakhs वोट। 36 हमारे जो 36% है वो बरकरार रहा, लेकिन जेडीएस का जो वोट था हाँ वो शिफ्ट ये वोट शिफ्ट हो गया कांग्रेस तक, जो शायद हम लोग अंदाज नहीं किया था कि ऐसे जनता दल का वोट 10-20% जाएगा। हमारा वो अंदाज में था कि 10% हमें भी मिलेगा, 10% कांग्रेस भी मिलेगा, लेकिन ये एक रिस्क फैक्टर होता है। जब भी ट्रायंगुलर फाइट होता है, एक असेसमेंट होता है कि लास्ट 3 चुनाव में ये पार्टी को 10% मिला है, 8% मिला है, इस बार उनको 6% मिलेगा। लेकिन जो दैट 6% सिर्फ लॉक स्टॉक बैरल, तब चुनाव का सेहरा बदल जाते हैं, और वो हमारा एंटीसिपेशन में शायद नहीं था। लेकिन अभी भी परसों दिन में सीट बाय सीट असेस कर रहा था, जनरली एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हमारा वोट में बहुत कुछ फर्क नहीं हुआ। हम अपना जगह में रहा, एंड सिटीज लाइक बैंगलोर व्हिच इज नॉट द बेस्टन ऑफ बीजेपी, वहां में हम तो इम्प्रूव किया। प्राइम मिनिस्टर की रैली बहुत जबरदस्त थी। लेकिन जो माइशर एंड अदर वोकालिगा बेल्ट, जो वोकालिगा लोग प्रीडोमिनेंटली रहता है, वो फुट शिफ्ट हो गया, एंड दैट वाज नॉट एंटिसिपेटेड। मैंने सुना कि बेसिक जो रीजन रहा उनके जीतने का और बीजेपी के थोड़ा सा पीछे रहने का, वो रहा कि एक तो जो फ्री स्कीम अनाउंस की गवर्नमेंट ने, फ्री बिजली पानी जो भी है, प्लस मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन, दीज टू वर द रीजन। मेरा जो असेसमेंट है, बहुत लोग फ्री बी का कारण वोट नहीं देता है। दिस इज ए होता है 2 to 3% फ्री बी का कारण शिफ्ट होता है, लेकिन एक हमारा एक इश्यू होता है, अभी माइनॉरिटी पॉपुलेशन, खास करके हमारे जो मुस्लिम दोस्त है, वो लोग 99% कोई इलेक्शन में बीजेपी को वोट डाल देता है। लेकिन हम कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करता हूं, एंड वी कैनॉट से ओपनली टू द हिंदू कि वोट फॉर अस, तो काउंटर पोलराइजेशन इतना नहीं होता है। जैसे वेस्ट बंगाल में भी मुस्लिम बिकम वन, वोटेड फॉर ममता, but Hindu never become one and voted for BJP because we don't practice that kind of politics. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मुस्लिम जेडीएस को देता था, बिकॉज देवगौड़ा साहब का एक बहुत लंबा इतिहास है सेकुलर पॉलिटिक्स में, उनको जो वोट देना था वो कांग्रेस को शिफ्ट हो गया, जो हमारा एंटिसिपेशन में नहीं था। फिर जो एसडीएफआई और जो हमारा पीएफआई का सिंपैथाइजर एक वोट बैंक है कर्नाटक में, वो भी कांग्रेस तक शिफ्ट हो गया, बट इन नॉर्मल पीरियड दे वोट फॉर एसडीएफ पीआई। सो और मेरा लगता है जो गारंटी अनाउंसमेंट है, दैट माइट अफेक्ट 2 to 3% वोट्स। तो क्या लगता है 5 साल चलेगी वो सरकार, जो डिफरेंसेस देखते हैं? देखिए, बात ऐसा है, वो सरकार में जैसा उनका बड़ा विजय मिला था, that CM should have take oath in a different way. The ministry should have been constituted in a different way. Portfolio should have been distributed in a different way. But if you see that these 3 steps, they have crossed with lot of hurdles. तो लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी का सरकार बनेगा, वहां में असंतोष भी रहेगा, एंड देयर विल बी मूव कि नहीं हमें कुछ ऑल्टरनेट चाहिए। लेकिन वो समय हाउ बीजेपी विल रेस्पॉन्स टू दैट सिचुएशन, दैट विल बी लार्जली डिटरमाइन द फ्यूचर। बट बीजेपी का उस समय रेस्पॉन्स क्या होगा, या हमें न्यूट्रल ही रहना है, कांग्रेस का बीच में जो भी है होने दो, इंतजार करो 3 साल। तो that will be largely future of the Karnataka government will be determined by BJP post Lok Sabha election. बजरंग दल क्या लगता है बैन करेंगे, जो कहा था? बजरंग दल का इतना बैन करने का वो किया और कितना, मतलब उनका काम भी कितना था।
equating PFI with बजरंग दल is a nonsense thing because बजरंग दल क्या है, एक धार्मिक संस्था है, थोड़ा बहुत लाभ जिहाद का खिलाफ काम करते हैं और they are generally a righteous organization without gun, without ill motive, without any intention of waging war against the country. Now PFI is a organization with terrorists, militant, fundamentalists and those who wants to bring the rule of Sharia in our country. They deal with their enemy with guns and they are कट्टर भारत विरोधी. तो आप पहला स्कोप में ही, पहला नजर से ही कंपेयरिंग PFI एंड बजरंग दल वाज रॉन्ग. आप बैन करने के लिए तो आपको तो डोसियर बनाना पड़ेगा. आप क्या चीज को लेकर डोसियर बनाएगा? हैव यू रिकवर्ड एनी आर्म्स? हैव यू रिकवर्ड एनी लिटरेचर अगेंस्ट द कंट्री? तो आपका पास क्या है? मैं तो चाहूंगा कि आप थोड़ा आगे बढ़ो, एक बार दिखाओ क्या है. प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह ने आपको मुख्यमंत्री बनाया तो सबसे पहली बार नरेंद्र मोदी की निगाह पे कब पड़ी, कहाँ मिलना हुआ? मोदी जी को मैं टेलीफोन में बातचीत हुआ था बिफोर आई ज्वाइन बीजेपी, एक दो बार का कोई इशू में. बट जब मैंने बीजेपी में ज्वाइन किया उसका बाद ही मैं उनको मिलने गया और उस बातचीत में मैंने 10-15 मिनट समय बात किया होगा. लेकिन लास्ट लोकसभा चुनाव का पहले एक बार मोदी जी से मेरा एकांत बातचीत हुआ और मोदी जी ने मुझको कुछ बात ऐसे नॉर्थ ईस्ट का बारे में, असम का बारे में कुछ बातचीत किया एंड वही मेरा पहला जो एक इंटरेक्शन होता था. दैट वाज द फर्स्ट इंटरेक्शन एज ए इंटरेक्शन. बट मिलना, पार्टी का साथ बात करना, गुवाहाटी सफर में उनका साथ देना, चुनाव में उनका साथ कैंपेन में रहना, एक ही मतलब उनका नजदीक का सीट में ही बैठना, वो सब तो सौभाग्य होते रहा. बट उनसे जो मार्गदर्शन मिलना, जो एकदम क्लोजली बात करना, वो मौका हमको मिला लास्ट पार्लियामेंट चुनाव का. पार्लियामेंट्री बोर्ड का मीटिंग जब चलते रहता था 7-8 दिन 10 दिन तक, उसी का मेरा दिन याद नहीं, उसी में एक दिन रात मुझको अच्छा से मिलने का मौका मिला. तो हाउ यू रेट नरेंद्र मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री? देखिए, नरेंद्र मोदी जी को एक प्रधानमंत्री हिसाब से मुझको रेट करना वो मैं नहीं मानता हूँ. नागरिक के नाते ही इज मच बिगर देन पीएम. टुडे ही इज ए इंस्टीट्यूशन बाय हिमसेल्फ एंड देश का भला की सिवा उनका दिल दिमाग में और कुछ है ही नहीं. सो असेसिंग हिम बाय ए पर्सन लाइक मी, जो हमारा फैमिली है, बहुत सारा इंटरेस्ट है, अच्छा है, बुरा है, किसी का साथ खराब है, अच्छा है. So people like me, I don't think we have right to assess prime minister. एक नागरिक के नाते क्या समझते हैं? वही है, मैं इतना ही बोलता हूँ, he is so selfless. देश का सिवा, जैसे आपको वो महाभारत का कहानी याद होगा कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बोला कि आप सीरिया पर कभी तभी कार चलाओ जब खाली उनका आंखें आपको देखेगा, बाकी कुछ चीज आप नहीं देखेगा. तो मोदी जी का आंखों में खाली भारत ही है. वाह. ना भारत का आगे वो कुछ देखता है, ना भारत का पीछे कुछ देखता है. तो ऐसा एक देश प्रेमी, देश का भक्त या देश का साधक मिलना, ये देश के लिए परम सौभाग्य की बात है. और अमित शाह ए पावरफुल होम मिनिस्टर एज ए लीडर. अमित शाह जी का मेरा ऊपर बहुत कृपा है. ही मैं उनको भी यही बताता हूँ कि वो तो मतलब एक राष्ट्र के लिए समर्पित है, सनातन के लिए समर्पित है और एक गृह मंत्री का आसन में सरदार वल्लभ भाई पटेल, वाह, उनका चिंतन में आपको दिखाई पड़ेगा. एंड यू हैव सीन हिज वर्क, सेल्फलेस बट येट वेरी स्ट्रांग. काम का आगे कुछ भी नहीं है. तो एक मोदी जी, ही इज ए इंस्टीट्यूशन बाय हिमसेल्फ
ably assisted by Amit Shah ji. This is a very good combination for the country. आरएसएस के बारे में सुनते हैं नॉर्मली जो लोग कांग्रेस बैकग्राउंड से आते हैं तो ज़्यादा क्लोज नहीं होते, बट यू आर एन एक्सेप्शन। तो भागवत जी से मिलना कैसे? मेरा भागवत जी से मिलना किस लिए, मेरा परिवार जो है, मैं कांग्रेस में था, परिवार हमेशा संघ में था। अच्छा। तो भागवत जी मेरा घर में, मैं बीजेपी का आने का पहले भी आते थे, और सारे जब संघ का लोग एक समय गुवाहाटी आते थे, मेरा बड़ा भाई एबीवीपी में था। अच्छा। मेरा पिताजी वाज डीपली इन्वॉल्व विद एवरीथिंग व्हाट यू कॉल आरएसएस टुडे। सो संघ का साथ मेरा संबंध बीजेपी से पुराना है, बीजेपी का साथ मेरा संबंध नया है, लेकिन संघ का साथ संपर्क बहुत पुराना है, और मैं भी बचपन में सखा में ही जाता था। अच्छा, बैकग्राउंड पुराना है। हाँ, पुराना है, और काफी संघ का काफी काम में हमारा फैमिली इन्वॉल्व था पहले से ही, और उसमें संघ का साथ आप माने कि मेरा संबंध ऑर्गेनिक है, बहुत ज्यादा सोचता भी नहीं हूँ, किस लिए वो एक संबंध है, और पॉलिटिक्स का साथ संबंध नहीं है, बट एज ए ह्यूमन बीइंग संघ का साथ। पार्टी प्रेसिडेंट नड्डा जी, देखिए नड्डा जी बहुत ही नेक इंसान, वो भी बहुत आए थे अभी चुनाव में। नड्डा जी बहुत नेक इंसान है, बहुत ही बाय हार्ट ही इज वेरी वेरी काइंड हार्टेड। एक जो पार्टी प्रेसिडेंट का होता है कि एक पिता समान। चुनाव प्रचार में आए थे, चुनाव प्रचार में आते हैं, और उनको मिलने भी जाओ, सहज व्यक्तित्व है, सबको प्यार करता है, और जो आपको कुछ नहीं देना भी हो वो प्यार से आपको ना बोलेगा, वो भी आपको खुश लगेगा। सो अच्छा इंसान है, मतलब इज ए गुड पर्सन विथ लॉट ऑफ काइंडनेस इन हार्ट। एक चीज बताइए, ये नॉर्थ ईस्ट प्राइम मिनिस्टर का इतना पैशन कैसे बना? मैंने सुना 50 बार 90 बार यहाँ आए। मैंने जब प्रधानमंत्री जी को मिला, आई एम टॉकिंग यू अबाउट द सेम नाइट व्हेन आई मेट हिम इन पार्लियामेंट्री पार्टी का मीटिंग का बाद, अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी और मैं, हमें तीनों बैठने का एक बार मौका मिला। तो प्रधानमंत्री जी मुझको बोला, देखो नॉर्थ ईस्ट से चुनाव का हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक नागालैंड में 1 सीट है, मणिपुर में 2 सीट है, मिजोरम में 1 सीट है, त्रिपुरा में 2 सीट है। इफ यू एक्सक्लूड असम, द अदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स डू नॉट कंट्रीब्यूट इवन मोर देन 2 लोकसभा सीट्स। बट मोदी जी का मन में यही है कि उत्तर पूर्व को शांत करना, समृद्धि देना, ये देश के लिए अच्छा है, देश के लिए जरूरी है। तो इसीलिए मोदी जी ने मुझको बोला, देखो नॉर्थ ईस्ट इज नॉट आवर इलेक्टोरल मिशन, बट ये एक देश के लिए कर्तव्य है कि हर जगह में, कोई जगह में लोकसभा नहीं है, क्या हम लोग काम नहीं करेगा वो जगह में? हमें तो काम करना है, सीट है नहीं है, वो क्या फर्क पड़ता है? आज आप मोदी जी को देखिए, लक्षद्वीप में भी काम कर रहे हैं, दमन एंड दीव में भी काम कर रहे हैं, अंडमान में काम कर रहे हैं, काफी काम हो रहा है, जबरदस्त काम हो रहा है। तो मोदी जी का मन में है कि राष्ट्र का प्रतिरक्षा का दृष्टि से और राष्ट्र का विकास का दृष्टि से नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम में लाना जरूरी है, और उन्होंने वो करके दिखाया। और मैं तो एक बहुत और बात मानता हूं, वास्तुशास्त्र में नॉर्थ ईस्ट कौन साफ सुफ रहना, क्लीन रहना, अच्छा रहना बहुत जरूरी है घर में। तो मैं मानता हूं कि हमारा राष्ट्र का विकास नॉर्थ ईस्ट का शांति और समृद्धि का साथ कहीं ना कहीं लिंक है। ये मेरा विश्वास है, कोई साइंटिफिक नहीं है, लेकिन ये मेरा विश्वास है। तो 2024 में कितनी सीटें उनकी झोली में डाल रहे हो फिर से प्राइम मिनिस्टर? हमारे नॉर्थ ईस्ट में 25 सीट है, हम लगभग 20 से 21 सीट मिल जाएगा। अभी कितनी? 15 है? अभी हमारा 16 है। 16 है, और एलाइज को मिला के 18, मतलब 19। अभी हमारा कांग्रेस का यहाँ में 5 सीटें है, कांग्रेस एंड यूडीएफ को मिला के, सो 24 into 5 19, और 1 सीट ऐसे है रीजनल पार्टी का साथ ही, लेकिन हमारा साथ ही संबंध है। तो आज का दिन में 18 है,
लेकिन कुल मिला के हम 21 तक चला जाएगा अगली बार जब 2024 में। और आप तो ऐसे मतलब प्रोग्रेसिव व्यक्ति हैं, प्राइम मिनिस्टर की टीम में हैं, अमित शाह की टीम में हैं, तो 2047 का क्या विजन है आप सब लोगों का नॉर्थ ईस्ट के बारे में, क्या सोचते हैं? मैं यही बोला कि नॉर्थ ईस्ट में समृद्धि होना, नॉर्थ ईस्ट पूरी तरफ मिलिटेंसी फ्री होना देश के लिए भी जरूरी है और हमारे लिए भी जरूरी है। तो हमारे जो विजन है बाय 2047, अभी नॉर्थ ईस्ट इज डिपेंडेंट ऑन इंडिया। अगर भारत सरकार साधन नहीं देते हैं तब नॉर्थ ईस्ट नहीं चलेगा। इम्पोर्टेंट। लेकिन हमें बाय 2047 वी वांट टू बी नेट कंट्रीब्यूटर रादर देन द नेट डिपेंडेंट। सो हमारा जो आय है राष्ट्र का आय का ऊपर चला जाए, हमारा जो समृद्धि है और राष्ट्र का जो 10 बड़ा स्टेट का हिसाब में पड़े, तो बेसिकली वी वांट टू बी नेट कंट्रीब्यूटर instead of a dependent state, we want to be a contributor state. तो लॉ एंड ऑर्डर हैज बीन ए मेजर अचीवमेंट, लेकिन मणिपुर में क्या हुआ अभी, कैसे? मणिपुर में क्या हुआ, एक हाई कोर्ट से एक जजमेंट निकाला, जो जजमेंट का हमारा अपेक्षा भी नहीं था, किसी का अपेक्षा नहीं था। आज जजमेंट निकाला, कल हंगामा हो गया। I don't want to blame the judiciary because they have acted within their rights. But कभी-कभी यही हो जाता है कि लोग people on the road, particularly tribals, they do not distinguish कि एक judiciary अलग है, executive अलग है, legislative अलग है। They think that this is the order of the government. तो तुरंत रिएक्शन हो गया, काफी लोग मारा गया, रिटालिएट हो गया। जब ट्राइबल्स आपस में लड़ता है देन इट्स गेट कॉम्प्लिकेटेड। दे वांट टू फाइट टू फिनिश। दैट इज द हमारा इंडिया में, मैं ना बोलूं नॉर्थ ईस्ट में, कोई ट्राइबल कम्युनिटी आपका बीच में 300 साल लड़े, 450 साल लड़े, 200 साल लड़े। दिस हिस्ट्रीज आर वेरी वेरी डिफिकल्ट हिस्ट्री। तो 6000 ये जो हथियार लूट के ले गए, 5 लाख कारतूस ले गए 6 थानों से, कितनी रिकवरी वगैरह कुछ हो रहा है? अभी 4,000 हथियार लेके गया था, मेरा हिसाब में 1000 जैसा रिकवरी हुआ है। बट आई मे नॉट बी एग्जैक्टली ऑन स्टेटिस्टिक्स, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा डीप में जाके नहीं देखा। लेकिन कुल मिला के सिचुएशन इज नाउ नॉर्मल। आई थिंक थोड़ी ही दिन में रास्ता भी, हाईवेज भी खुल जाएगा। धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट होगा तो क्लासेस विल बी सबसाइडेड। बट बाय एंड लार्ज अमित शाह जी का विजिट का बाद एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई दिया। तो सीबीआई ने 6 कॉन्स्पिरेसी एंगल देख रहे हैं, वो क्या है कॉन्स्पिरेसी? मैं अभी बहुत दूर तक नहीं जाना चाहता हूँ, बिकॉज अभी सीबीआई वहां जाके केस लेना, केस करना अलग सिचुएशन है। फिलहाल मणिपुर में पीपल आर आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन, अभी लोग किसी को नहीं मानेगा। लेकिन गृह मंत्री जी वहां जाके वो करके रहेंगे हमेशा। तो एक पीस कीपिंग का काम किया, दोनों जातियों में, दोनों कम्युनिटी का बीच में एक समरसता लाने का काम किया। वंस पीस इज एस्टैब्लिश, फिर लोगों का डिमांड होगा कि आप इंक्वायरी दीजिए, कहाँ से गड़बड़ी हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो उसके लिए केस वगैरह रजिस्टर है और मेरा विश्वास है कि समय आने पर एजेंसी काम भी करेगा और काम का रिजल्ट भी हमें देखने मिलेगा। तो प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली आए थे, तो रथ यात्रा में बैठे उस दिन 12,000 करोड़ का पैकेज दिया, एम्स का उद्घाटन किया, 6 मेडिकल कॉलेज दे दिए। इतना डेवलपमेंट इतना एक साथ असम में तो अद्भुत विकास हो रहा है। आई मीन बियॉन्ड, कभी कभी मेरा कल्पना से वास्तव आगे चला जाता है। नॉर्मली व्हाट हैपन, योर ड्रीम इज देयर, रियलिटी कैनॉट टच द ड्रीम। बट हमारा हालत ये है कि रियलिटी इज ओवरटेकन द ड्रीम, ड्रीम इज स्लोअर, रियलिटी इज फास्टर। 22,000 करोड़ के प्रोजेक्ट मैंने सुना, बहुत सारा प्रोजेक्ट। अभी नॉर्थ ईस्ट में 75,000 करोड़ का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, सारा चल रहा है। 55,000 करोड़ का
हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है। वंदे ये तो दो स्टेटिस्टिक्स मैंने दिया। और इफ आई गो टू एग्रीकल्चर, वेटरनरी, हेल्थ, वो तो एक अलग है। वंदे भारत ये सब तो एक है, लेकिन कुल मिला के यू कैन इमेजिन कि नॉर्थ ईस्ट में एज ऑन टुडे व्हेन वी आर टॉकिंग 75,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है ओनली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रेलवे। 55,000 करोड़ का नेशनल हाईवे में काम हो रहा है। वाह, इसी नॉर्थ ईस्ट में, ये नॉर्थ ईस्ट में। और जब नॉर्थ ईस्ट का काम होता है, लायन शेयर असम में ही आते हैं, बिकॉज असम इज ऑल स्टेट्स शेयर बॉर्डर्स विद असम। सेंट्रल में जो आपका फाइनेंशियल शेयर होता है जीएसटी वगैरह का मिल रहा है सब टाइम से यहाँ पे? हाँ, हमारा शेयर जो होता है वो 10 तारीख आ जाते हैं डिवोल्यूशन का शेयर, और जीएसटी का जो आईजीएसटी ट्रांसफर बोलता है वो 28 तारीख को आ जाता है। निर्मला सीतारमन ने सारे कुछ फिक्स कर दिया। हमारा डेट मालूम है, कितना पैसा आएगा वो भी मालूम है। कोई स्टेट का सामने अनसर्टेनिटी नहीं है, वेदर इट इज असम और राजस्थान, इट इज एवरीथिंग इज सर्टेन कि इतना आना ही है। दत वो तारीख में ही आएगा, अगर संडे होगा तो नेक्स्ट डे आएगा। एक चीज बताइए, कांग्रेस बैकग्राउंड के बावजूद जो है आप राष्ट्रवाद का नया चेहरा हैं, हिंदुत्व का नया चेहरा हैं, तो हाउ यू मैनेज आइडियोलॉजिकल कंट्राडिक्शंस? नहीं, जब असम में जब हम लोग कांग्रेस किया था, यू रिमेम्बर दैट वी फॉट अगेंस्ट बदरुद्दीन अजमल इवन फ्रॉम कांग्रेस। और असम कांग्रेस का एक बहुत बड़ा इतिहास है तो फाइट अगेंस्ट मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर्स। अब मेरा कमरा में आप जाएगा तो कांग्रेस का जो फर्स्ट सीएम था लोकप्रिय गोपीनाथ बड़ले, उनका ही फोटो मेरा कमरा में है। ऑल्दो ही इज ए चीफ मिनिस्टर फ्रॉम कांग्रेस, बट हीज आइडियोलॉजी और हीज स्पीच, हीज राइटिंग, हीज वर्क इज मोर राइट देन एनी ऑफ अस टुडे। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया था। तो you can imagine a BJP CM is keeping the photograph of a Congress chief minister in his room. तो मुस्लिम 36% है आसाम में। आसाम में देश में सबसे बड़ा मुसलमान समाज है आसाम में, केरला में, जम्मू कश्मीर में, देन बंगाल में। तो आपने बड़ी हिम्मत की, कहा कि मैं मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। हमने नहीं लिया भी, दिया भी नहीं, लिया भी नहीं। और मदरसा भी हम एक एक करके बंद ही कर रहा हूँ। 600 बंद हो चुका है, अभी 300 का लिस्ट बंद होने वाला है। तो फिर आपने ये क्यों कहा कि देयर इज ए रैशनलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा? देयर इज ए टू स्ट्रीम ऑफ मदरसा। यूपी में, असम में, बंगाल में देयर आर टू स्ट्रीम ऑफ मदरसा। एक मदरसा सरकार चलाता है जिसको हम लोग बंद कर रहा हूँ। एक स्ट्रीम ऑफ मदरसा इज रन बाय द कम्युनिटी, उसको हम लोग बंद नहीं कर सकता हूँ अंडर द लॉ, बिकॉज दे एंजॉय द प्रोटेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। वहां में हम मॉडर्नाइजेशन कर रहा हूँ, वहां में हम रेशनलाइज कर रहा हूँ, और जहां जहां भी कोई मदरसा का साथ कोई कट्टर ऑर्गेनाइजेशन का लिंक सामने आते हैं हम बंद कर देता हूँ, और कम्युनिटी का सपोर्ट लेके हम मदरसा डिमोलिश भी कर देता हूँ। सो ये काम दो स्ट्रीम में चल रहा है। एक हो गया जो सरकारी मदरसा, हमने 600 लॉक स्टॉक बैरल बंद कर दिया और वी कन्वर्टेड इट टू ए नॉर्मल स्कूल। बट जो कौमी मदरसा बोलता है, एजुकेशन वाज सेम, यहाँ भी वही पढ़ाता था, यहाँ भी वही पढ़ाता था, लेकिन अभी जो चल रहा है वो सोसाइटी का पैसा से चलता है, उसमें हम डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकता हूं। बट हमें जो करना है तरीका से वो भी कर रहा हूं कि आप मॉडर्नाइज करो, बच्चा को आप नॉर्मल स्कूल में भेजो, और जो भी मदरसा कोई कट्टर, जैसे अभी पीएफआई का संबंध में मदरसा सामने आया, 6-7 मदरसा का साथ अल कायदा का मॉड्यूल डिस्कवर हुआ, तो वो हम तुरंत कम्युनिटी का सपोर्ट लेके हम डिमोलिश कर देता हूँ। तो चाइल्ड मैरिज पे बड़ा क्रैकडाउन किया आपने।
अभी सितंबर में और होने वाला है। तो क्या थीम था? 2000 आदमी गिरफ्तार, समथिंग टोटल 4800 लोग को हमने अरेस्ट किया जो साइल मैरिज में इन्वॉल्व था। जो लोग वो मैरिज को सोलेमनाइज किया था, जो काजी बोलता है एज पर द लॉ, वो लोगों को हमने अरेस्ट किया। अभी सितंबर महीना में और 2-3 हजार अरेस्ट होगा। तो क्या फिलोसफी है इसके पीछे? इसका पीछे यही है कि बंद करना है साइल मैरिज। तो पूरे कंट्री में है तो आप तो अरेस्ट करते हैं सीधा। मैं नहीं जानता हूँ कंट्री में, देश में क्या क्या बाकी सरकार सोच रहा है, शायद सब सरकार सोच रहा है, लेकिन असम में हमने ये मुहिम लेके रखा है कि बाई 2026 हम साइल मैरिज असम से बंद कर दूंगा, ताकि एंड इट विल बी अ कंटिन्यूअस ऑपरेशन, कोई एक बार का ऑपरेशन नहीं है। अभी अप्रैल में हुआ, आगे जाके सितंबर में होगा। लव जिहाद कोई चीज? लाभ जिहाद असम में है बिकॉज 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम इज कम्प्लीटली डोमिनेटेड बाय माइनॉरिटी। 14-15 हिंदू लोग रहता है, बेटिया बहुत सारा प्रॉब्लम में रहता है, लाभ जिहाद भी केस आते रहता है। हमने क्या किया हूँ, वो 12 डिस्ट्रिक्ट में हम सीट नहीं जीत सकता हूँ, हमारा हाथ में पॉलिटिकल पावर नहीं है, लेकिन फिर भी हम जाते रहता हूँ, हमारा मंत्री लोग जाते रहता है। जैसे अभी 21 जून का योगा डे है, हम वही एक डिस्ट्रिक्ट में रखा हूँ कि उधर ही हम लोग योगा करूँगा। हम लोग का आने जाने से लोगों को सिक्योरिटी मिलता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है, तो हम लोग काम कर रहा हूँ। बट बाय एंड लार्ज जो भी सोशल वाइब्स आप सुनते हैं, जो असम में भी था, लास्ट 2 साल में असम में वो नहीं है, ना कि बराबर हो चुका है। लाभ जिहाद होगा 2-3 केसेस महीना में, या नहीं भी होगा कोई महीना में। कोई कत्तरता वाला काम है, कोई अलकायदा का मॉड्यूल है, मुसलमान भाई बहन ही हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे देगा। थ्रेट आया, मैंने सुना पिछले दिनों कोई खालिस्तान में रहेगा तो आपको कोई ना कुछ आपको थ्रेट देते ही रहेगा। यू शुड नॉट टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ दैट। मल्टी मैरिजेस, बहुत शादियां रोक रहे हैं कुछ, वो क्या कंसेप्ट? नहीं, एक पॉलीगेमी का खिलाफ हम लोग एक लॉ करना चाहता हूँ कि आसाम में पॉलीगेमी इज बैंड, तो उसके लिए कमिटी काम कर रहा है। सितंबर में वो कमिटी का रिपोर्ट आ जाएगा। बाय नवंबर विल ट्राई टू पास द लॉ, देन प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए भेजना पड़ेगा। शरीयत में कुछ बड़ा कर रहे हैं, मैंने पढ़ा। वही है, बिकॉज सेम हमारा क्या है, व्हेन यू टॉक अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, बेसिकली इट इज ऑन मैरिज एंड प्रॉपर्टी। इफ यू हैव addressed the rights of marriage, rights in the equal rights on marriage, maintenance and equal rights on property, ये 2 ऑब्जेक्टिव हो गया तो यूसीसी हो गया। तो हम दोनों एक साथ नहीं ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग पॉलीगेमी फास्ट, देन आई विल गो टू द अदर चैप्टर। सीए सुप्रीम कोर्ट में है, मैं आशा करता हूँ निकाल के आएगा, और भारत सरकार अगर विधि बनाएगा तो हम लोग इम्प्लीमेंट करेगा। एनआरसी में कोई मॉडल रिवाइज कर रहे हैं कुछ? मेरा हिसाब से सी और एनआरसी को हम लोग को एक नहीं करना चाहिए, अलग अलग। एनआरसी एक अलग विषय है, सी एक अलग विषय है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हिंदू लोगों का ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, भारत में वो लोग आया है, उनको जल्द नागरिकत्व मिल जाना चाहिए। एनआरसी इज समथिंग डिफरेंट, एंड उसका काम समय में हो सकता है, बट सीए इज वी हैव टू डू इट विथ अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। आप रहते हैं गुवाहाटी में, आपकी धमक दिल्ली में सुनाई देती है, और लोग कहते हैं कि सेंटर ने सारी स्टेट्स की जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी आपको दे दी डेवलपमेंट के लिए। तो क्या कर रहे हैं डेवलपमेंट? हमें यही काम है कि असम का विकास हो, और जहाँ जहाँ भी मेरा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन पार्टी को जरूरत होता है, मैं तो बहुत, हम क्या भी कर सकता हूँ, जो भी थोड़ा बहुत 0.5%, 0.1% अगर आप कुछ कर सकता है तो करो। तो 24 मंथ्स में ऐसा कहते हैं, सब लोग कहते हैं दिल्ली में, गुवाहाटी में, कि पूरा आपने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है आसाम। कोशिश कर रहे, काम बहुत बाकी है अभी भी। आप सोच में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, लेकिन जो रियलिटी या थिंकिंग का बाहर भी कुछ करना है, काफी सारा काम चल रहा है। इट विल टेक सम टाइम, बट हो जाएगा।
तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरे हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर का है। लॉ एंड ऑर्डर है, विकास है। लास्ट ईयर हमारा 19% ग्रोथ हुआ, हाईएस्ट इन द कंट्री। मेरा अभी जीडीपी लास्ट ईयर इट वाज आई थिंक 4,60,000, इस बार 5,60,000 करोड़ होगा। तो हम बहुत स्पीड से आगे जा रहा हूँ। भाई लॉ एंड ऑर्डर में तो मुझे मालूम है राजस्थान के मारवाड़ी बहुत यहाँ काम करते हैं, वसूली होता था, 4 गैंग वसूल करते अभी थे, अब सब बंद हो गया। अभी संभव ही नहीं है। कमाल है। लास्ट मंथ एक वसूली का केस आया था, मैंने सीधा वो लड़का को एनएसए में डाल दिया उठा के। तो कैसे हुआ ये पॉसिबल? लोगों का बहुत प्यार है एंड लोगों का ये असम का लोगों का ये विश्वास है कि ये सरकार अच्छा काम करेगा। सपोर्ट बहुत है। अगर लोग हमारा लिए जो प्यार मोहब्बत है वो टूट जाएगा तो कष्ट होगा। इसीलिए मेरा भी बहुत चैलेंज होता है कि मैं लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है उसमें मैं खरा उतरूं। मैंने सुना कि 76% उग्रवादी घटनाएं, लूटपाट ये बंद हो गई। यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। आप रात 12 लाइक बजे काश्मीर नाउ अनदर मिरेकल इन गुवाहाटी। आप 12-1 बजे में रास्ता में घूमो, कुछ नहीं होने वाला है। कोई कुछ नहीं होने वाला नहीं, नहीं। तो लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट है। संभव भी नहीं है, वाह। वो अच्छा, संभव भी नहीं दूसरा है। जो- और आप यू आर कंप्लीटली एक पीसफुल सिटी में है। लेकिन जो कोविड का बाद थोड़ा छुटपुट सेंट स्नैचिंग, वो बेक स्नैचिंग, वो सब थोड़ा इमीडिएटली आफ्टर द कोविड थोड़ा बढ़ा था। और जब हमने ड्रग्स पेडलर्स में और ड्रग्स में काफी काम किया तो ये घटनाएं कुछ बढ़ा था, लेकिन वो भी अभी अंडर कंट्रोल हो। उस तरह से नहीं है अभी कुछ और आपकी जो पथ निर्माण है, सड़क योजना, वो कहाँ तक वो पहुंची? सब मतलब जो नेशनल एवरेज से हम अच्छा जा रहा हूँ। अच्छा है। अभी हर दिशा में जो राष्ट्रीय परिसंख्या है उसमें अभी हम नजदीक है, या तो ऊपर है या तो थोड़े ही नीचे। बिजली अभी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को अभी ए कैटेगराइजेशन मिल गया है। तो क्लीन एनर्जी में भी हमारा 6,000 मेगावाट सोलर एनर्जी का काम हो रहा है। और हाइड्रोजन पॉलिसी भी हमने अपनाया। और पानी नल 50 हम लोग 12% में था, काल ही 50% हमने क्रॉस किया। हाँ। और मेरा लगता है कि बाय द ईयर एंड विल बी इन 100%। एजुकेशन हमारा पेनिट्रेशन अच्छा है। आज ही हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को शुरुआत किया। आज से ही हमारा पूरा कॉलेज में 4 इयर्स डिग्री कोर्स स्टार्ट हो जाएगा विद एंट्री एग्जिट। तो ये आज ही सुबह हमने शुरुआत किया। मेडिकल हेल्थ हमारा हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज बनाना है। प्रधानमंत्री जी आया था 14 अप्रैल में, 3 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। 12 मेडिकल कॉलेज हमारा निर्माण हो चुका है, फंक्शनिंग है। कैंसर वाले और 12 का काम चल रहा है। तो टोटल हमारा 24 बनाना था, एक जिला एक मेडिकल कॉलेज। बाय 2026 विल अचीव द टारगेट। वो मैंने सुना कि 12 कैंसर कॉलेज, 14 कैंसर कॉलेज बने टाटा ट्रस्ट का दक्षिण साथ एशिया में सबसे। टाटा ट्रस्ट का साथ हम लोग मिल के 17 कैंसर केयर हॉस्पिटल खोला, जिसका एक डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल ऑफ कैंसर केयर बोलता है। जो जमीनी हॉस्पिटल है वहाँ आपको केमोथेरापी मिलेगा, रेडिएशन मिलेगा। जो नेक्स्ट लेवल का हॉस्पिटल है वहाँ केमोथेरापी होगा, रेडिएशन होगा, सर्जरी होगा। और बाद में जो गुवाहाटी में हॉस्पिटल बना हुआ है वहाँ में आपने प्रिसीशन बेस्ड ट्रीटमेंट मिलेगा। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल ऑफ कैंसर केयर जब टाटा ट्रस्ट और हम लोग मिलके खड़ा किया है। और उसमें वी स्पेंड, बोथ ऑफ अस वी स्पेंड अराउंड 5,000 करोड़। और ये सोशल सिक्योरिटी कवर 1250 रुपए है। एवरी मंथ वी गिव, हमारे जो महिलाई है 10th of every month, जो कुछ क्राइटेरियाज है, हम एवरी मंथ हमारा माताओं को 1,400 रुपया देता हूँ, 1,400 रुपीज। दैट वी कॉल अरुणोदय। क्राइटेरियाज है, अभी 27 लाख माँ को ये मिल रहा है। 1,400 10 तारीख अकाउंट में जमा हो जाए। पहले 1250 था या पहले नहीं था? 830 से शुरू किया, अभी 1,400 तक आ गया। एवरी ईयर वी एक्सटेंडेड। सेकेंड,
हमें जब चुनाव में गया था मैं बोला था 1 लाख सरकारी नौकरी दूंगा। हाँ, अभी 87,000 हो गया उसमें। हो गया। फिर हम लोगों को ये आश्वासन दिया था जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का, यहाँ में थोड़ा नाम अलग है, उनका जो लोन था वो लोन को हम एक बार के लिए माफ करेगा। अच्छा, तो उसमें भी 18 लाख माह का लोन हमने माफ कर दिया, खाली 6 लाख बाकी है। तो चुनाव का समय जैसे अभी 40 लाख लोगों को हमने नया रेशन कार्ड दे रहा हूं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत 27 लाख फैमिली को 5 लाख रुपया तक बीमा देता है। मैंने भी इक्वल पॉपुलेशन को सीएम आरोग्य योजना करके इक्वल अमाउंट को स्टेट से दिया। द स्कीम इज सेम। तो हम एक एक करके, चुनाव बहुत दूर है, लेकिन जैसे राजस्थान है अभी चुनाव है तो घोषणा का बार लग रहा है, हम वो नहीं कर रहा हूं। हम आज ही काम शुरू किया हूं सो दैट लोगों का मन में ये ना लगे कि चुनाव के लिए कुछ कर रहे हैं। तो जब चुनाव के लिए करना है वो हम उस समय बोलूंगा, मैंडेट लेने का बात करूंगा, लेकिन लास्ट मैंडेट हम जो भी बात बोल के लिया था, हम चुनाव का बात पहला दिन से ही कर रहा हूं। जैसे अभी राजस्थान में गहलोत साहब काफी कुछ अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन हम 4 years and 6 months में अनाउंस नहीं कर रहा हूं, हम पहला दिन से ही इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूं। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी अमित शाह का जिक्र आया था, होम मिनिस्टर का, कि वो खुद आया था, आके 45,000 लोगों को अपना कर कमलों से अपॉइंटमेंट लेटर देके दिया, सामने देखा उन्होंने। तो आंगनबाड़ी केंद्रों पे पोषाहार, मिड डे मील, सारे कुछ अच्छा हो रहा है। पोषण ट्रैकर में असम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। MMR IMR हमारा खराब था, धीरे धीरे वो भी अच्छा हो रहा है। तो कुल मिला के मेरा लगता है इन 3 years असम विल बी आइडियल स्टेट। वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन वेलफेयर, हमारा तो पूरा स्कीम ही वुमेन लेड है, नॉट वुमेन एम्पावरमेंट। वी बिलीव इन वुमेन लेड डेवलपमेंट। वी डू नॉट वांट टू एम्पावर वुमेन। हमारा मन है कि महिला नेतृत्व ले। इन असम मॉडल इज वुमेन लेड डेवलपमेंट। वाह। और इन्वेस्टमेंट समिट कोई कर रहे हैं? 2026 में करूंगा, 2026 नवंबर में करूंगा। तो क्या सोचते हैं कितना अभी लाएंगे आप? आ रहा है। अभी हम लोग का पास 1.5 लाख करोड़ का निवेश चल रहा है। लास्ट मंथ भी हमने 10,000 करोड़ का निवेश हमको मिला। सो एज ऑफ नाउ असम में 1.5 लाख करोड़ का निवेश वेरियस स्टेजेस में चल रहा है। तो थोड़ा सा मेरा मन में ये हुआ कि लोकसभा का चुनाव भी हो जाने दीजिए, मोदी जी तीसरा बार प्रधानमंत्री बने, फिर नवंबर 2024 में मैं एक अच्छा इन्वेस्टमेंट समिट करूंगा, 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाऊंगा, उसमें लाएंगे काम। तो लेकिन मैंने शुरू कर दिया हूँ। आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी इमेज है गो गेटर और रिजल्ट ओरिएंटेशन की, तो आएगा पैसा तो। जब मैंने काम शुरू कर दिया हूँ, अपना समिट करेंगे आप तो उसमें सारा इस तरह का पैसा तो वहाँ से होने का उम्मीद है आएगा। और ये जो कुछ और बात चलती है, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, अभी असम में वी आर मूविंग टुवर्ड्स ए डिजिटल गवर्नमेंट कि आप घर में बैठ के सब घर का व्यवस्था लो। अभी आप असम में आप एक गाड़ी खरीदने जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन के लिए DTO का पास नहीं जाना है, वो मोटर व्हीकल डीलर्स विल गिव यू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वन टाइम टैक्स, वन टाइम टैक्स तो है ही, लेकिन दूसरा स्टेट में क्या है, रजिस्ट्रेशन DTO देगा, कागज DTO में जाएगा, फिर घूम के आएगा। यहाँ DTO नहीं देता है, ये ऑथोराइज डीलर ही दे देता है। उसमें जो है आपको बाकी तो सेवा आपको डिजिटल में मिलेगा ही। आप फैक्ट्री का कोई भी लाइसेंस आपको डिजिटल नहीं है, ऑटोमेशन है। ट्रेड लाइसेंस वगैरह आप ऑटोमेशन में मिलेगा, आपको कोई डिजिटल करना जरूरी नहीं है। डिजिटल इज वन स्टेज। नाउ असम इज प्रोग्रेसिंग फ्रॉम डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन टू ऑटोमेटेड एडमिनिस्ट्रेशन। आप वहां जाओ, आधार दे दो, टीवी का सामने आओ, गाड़ी का स्टिमुलेशन में आप प्रैक्टिस कर दो, आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। योर चैलेंजेस? चैलेंजेस यही है कि जो लेवल तक असम में ले जाना चाहता हूँ, दैट्स ए बिग चैलेंज है, काम करना पड़ेगा इसके लिए। और ये धर्म रूपांतरण, ये सब कन्वर्जन का
प्रॉब्लम है असम में, लेकिन मेरा लगता है कि आफ्टर FRCA में जितना रेगुलेशन आया, इसलिए फॉरेन मनी से एक कन्वर्शन है, लोग अपना दिल से करता है, एक कन्वर्शन है अंदर इन्फ्लुएंस होता है। आई थिंक FRCA का जब बैंड आया उसका बाद काफी सी स्ट्रीमलाइन हुआ है ये पूरा देश में ही हुआ है। और ये 9 पार्टियां सुनते हैं, छोटी मोटी हैं, कोई करती रहती हैं कुछ, आपको तो कोई पॉलिटिकल थ्रेट है नहीं इनसे कुछ? अभी नहीं है, लेकिन आपको इतना पॉलिटिक्स में हूँ, हमें इतना सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी नहीं होना सही है, हमें अलर्ट रहना सही है। कुछ भी घटना ही होगा वो सिंगारी भी बन सकता है, तो आपको 24 आवर्स अलर्ट रहना है और विपक्ष को कमजोर नहीं समझना है। असम में लोग सोचता है विपक्ष कमजोर है, लेकिन मैं कमजोर नहीं सोचता हूँ। मेरा अपना असेसमेंट, अपना मॉनिटरिंग, देन कुछ ना कुछ पार्टी को वाइब्रेंट करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना, तो मैं मेरा काम करते रहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ने एक बहुत ही सीजनड और बड़े क्रेडिबल गवर्नर को यहाँ लगाया है, कैसे रिश्ते हैं आपके? नहीं, वही है, मैं आपको बोला ना कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी चाहते हैं कि उत्तर पूर्व का विकास हो, मन से चाहते हैं, इसीलिए हमारा सुविधा हो जाता है। जब आपका चिंतन और मेरा चिंतन एक हो जाते हैं, जब देश का मुखिया का चिंतन और आपका चिंतन में कोई डिफरेंस नहीं होता है, देन टू यू आर वॉकिंग इन ए फ्लो, यू आर इन फ्लो। पर जब देश का मुखिया अलग सोचता है, आप अलग सोचता है, तभी आपका चैलेंजेस होता है। वो तो काफी काम कर चुके हैं पहले, कर चुका है और करते भी रहेगा, मेरा उम्मीद भी है। उनका लक्ष्य ही है नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीमिंग करना। आपसे पहले बस 1-2 आखिरी सवाल, सोनोवाल जी थे चीफ मिनिस्टर, अब सक्सेसर और नए व्यक्ति का होता है इस तरह का, प्रेडेसेसर का, तो कैसे रिश्ते हैं उनके साथ? हम लोग जैसा एक ही, मतलब बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सोनोवाल जी हमसे सीनियर है, अच्छा संबंध है, घर का संबंध है, कोई पॉलिटिकल इशू है भी नहीं। और मोदी जी हैज़ गिवन हिम ए वेरी चैलेंजिंग जॉब, अपना काम वो एफिशिएंटली कर भी रहा है। तो असम में हमारा बहुत ज़्यादा कोई पॉलिटिकिंग, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वो हमारा पार्टी में नहीं है। वी आर कीपिंग इट एट ए वेरी वेरी हेल्थी लेवल। इनसे कैसा है रिज्जू जी, अभी दूसरा विभाग देख रहे हैं? रिजिजू जी अरुणाचल से है, बहुत ज्यादा वो असम का राजनीति में रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन अभी 3 लोकसभा सीटों का जो हम लास्ट टाइम हारा था, उसमें संगठन का जिम्मेदारी रिजिजू को दिया गया है, वो काम कर रहे हैं करने के लिए। अभी स्पोर्ट्समैन का इशू चल रहा है दिल्ली में, पहलवान, रेसलर से सब। मेरा उसका बारे में बहुत बड़ा आइडिया नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। खाली इतना ही है कि एक मेडल का ऊपर आपका व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता है, वो देश का होता है। वो मेडल ले जाके गंगा में बहा दूंगा, वो कर दूंगा, थोड़ा सा मन में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं भी स्पोर्ट्स से हूँ, मैं भी बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, मैं खुद जानता हूँ कि एक प्लेयर जब एक गोल्ड मेडल मिलता है, खाली प्लेयर के लिए नहीं होता है, एक पूरा इकोसिस्टम काम करता है। वो मेडल का ऊपर आपका अधिकार नहीं होता है, देश का अधिकार होता है। तो आप बहन हैं, कोई देश के लिए वो लोग नाम भी किया है, और एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अनदर स्पोर्ट्स बॉडी मेरा ऑल सिंपैथी, एम्पैथी सारे कुछ है। लेकिन जब आप एक एक्सट्रीम में जाके मेडल बहा दूंगा गंगा में, इफ यू टेक दिस टू दैट लेवल, देन सॉल्यूशन दिक्कत हो जाता है। हमें, जैसे अंबेडकर जी ने बताया था कि स्वाधीन भारत में यहाँ में धरना, धर्मघट, पिकेटिंग का स्थान नहीं है। This is a democracy. If you have any problem, go to court. There is a constitutional means to settle any dispute. जब आप थोड़ा जबरदस्ती करेगा, माई वे और हाई वे, तभी प्रॉब्लम आ जाते हैं। मैंने जब केस को देखा, द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज गिवन देम ए फेयर हियरिंग। दिल्ली हाई कोर्ट इज ऑल्सो सीज ऑफ द मैटर। तो हमें
कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स फॉलो करना है और कभी देश का सिस्टम का ऊपर फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना चाहिए, इसलिए हम जो भी आज है देश ने ही तो दिया है। तो आप देश का ऊपर भरोसा रखो। बड़ा बड़ा लोगों का ऊपर भारत ने अपना जही गलती हुआ है, भारत ने एक्शन लिया है। इंदिरा गांधी जैसा व्यक्ति को भी जेल में भेजा था। तो ये देश में कानून का राज हमेशा है, हमेशा रहेगा। खाली कानून को आपने कानून को समर्पण करना है। यू हैव टू सरेंडर बिफोर द माइट ऑफ द लॉ। इससे मुझे एक बात याद आई कि अभी पार्लियामेंट का बहिष्कार किया नए भवन का बहुत लोगों ने। वही है, अभी जो लोग जो नया नया काम शुरू किया है वो एक गलत है, लेकिन पार्लियामेंट का बहिष्कार किया मुझको तो अच्छा लगा कि इसलिए पहला दिन जो पार्लियामेंट का शुरुआत हुआ विदाउट एनी निगेटिव एनवायरमेंट, और आप खुद भी करते रहे पहले। हाँ, और सब लोग पॉजिटिव लोग ही बैठा रहा था वो दिन। तो मेरा लगता है कि देश का शुरुआत अच्छा हुआ है। शुरुआत अच्छा। आप जबरदस्ती वहां जाओ और सीट में बैठ के मोदी जी को गाली देते रहो, क्या जाने का जरूरत है। उसमें बैड वाइब शुड हैव बीन प्रोड्यूस। और कांग्रेस खुद करती रही ना। हाँ, तो जी और ये सब करते एज ए आफ्टर थॉट मुझको लगा कि कांग्रेस नहीं किया, अच्छा ही किया दैट वे। हाँ, हालांकि उनको बुलाया नहीं था। तो वहां जाने से निगेटिव ही सोचते रहता था। वो दिन जो भी था सारा पॉजिटिव सोचने वाला लोग बैठा था, देश के लिए सोचने वाला लोग बैठा था। देश को फॉरेन में जाके देश को गाली देने वाला कोई नहीं था। कोई नहीं था। तो इसीलिए द जर्नी ऑफ दिस पार्लियामेंट हैज बिगन विथ ए वेरी वेरी पॉजिटिव इकोसिस्टम। तो नरेंद्र मोदी की परिकल्पना थी ये नया बनाना है भवन, 29 में बन गया। देखिए, देश को कॉलोनियलिज्म का हर सिंबल से बाहर आना है और मोदी जी का जो एक सपना है कि देश में तो स्वाधीन हुआ, बट इफ यू लुक एट आवर IAS, इफ यू लुक एट आवर IPS, इफ यू लुक एट आवर ब्यूरोक्रेसी, इफ यू लुक एट आवर जुडिशियरी, इफ यू लुक एट आवर पार्लियामेंट, एवरीवेयर यू हैव सम काइंड ऑफ कॉलोनियल स्ट्रेन। कहीं में ज्यादा, कहीं में कम, लेकिन हर जगह में कॉलोनियल एक सिंबोलिज्म अभी भी दिखाई देता है। अभी भी वी आर नॉट टोटली इंडियनाइज्ड। तो मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि देश का पार्लियामेंट वास्तु का धारणा का ऊपर बनो। वेदर वास्तु इज ए साइंटिफिक, नॉन साइंटिफिक, इट इज ए डिफरेंट डिबेट, बट वास्तु इज ए गिफ्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन। तो आप भारतीय एक संस्कृति को बनाओ, सबका आधार भारतीय हो, सोच भी भारतीय हो। पार्लियामेंट इज सिंबलाइज दैट थॉट, दैट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉलोनियलिज्म टू इंडियनाइजेशन। बहुत ही बढ़िया। तो आपके 2 वर्ष पूरे होने पे आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। और एक नागरिक के नाते आशा करनी चाहिए जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट का फेस चेंज कर रहे हैं मोदी जी अमित शाह के आशीर्वाद से। नहीं, आपकी यात्रा, आप इतना बढ़िया चैनल चला रहा है, इतना छोटे समय में इतना आपने इसको पिकअप करवा दिया है। आप भी देश का वॉइस बने रहे, यही बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।